बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि एक पूरा का पूरा देश धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है और वहां की सरकार अपने नागरिकों को किसी दूसरे देश में बसाने के लिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियां कर रही है। बिल्कुल। और सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना? लेकिन ये प्रशांत महासागर में स्थित तुवालू की आज की सच्चाई है। सही कहा। आज के इस गहन विश्लेषण के लिए हमने जिन स्रोतों और दस्तावेजों को खंगाला है वे वे हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का नक्शा एक पत्थर पे खींची गई लकीर है। मतलब पहाड़ हमेशा वहीं रहेंगे, नदियां वहीं बहेंगी। लेकिन आज की जो हमारी ये विस्तृत चर्चा है, ये एक तरह से गूगल अर्थ के उस वर्जन को जूम इन करने जैसी है, जहां हम सिर्फ लोकेशंस नहीं बल्कि उनके पीछे के रहस्यों को देख रहे हैं। और ये इंसानी फितरत मतलब नक्शों को लेकर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम दुनिया के नक्शे को एक प्रिंटेड दस्तावेज की तरह देखते हैं, जबकि हमारे आज के जो स्रोत हैं, जो भौगोलिक और भू राजनीतिक रिपोर्ट्स हैं, वे बताते हैं कि हमारे धरती का नक्शा असल में एक लाइव विकिपीडिया पेज की तरह है। लाइव विकिपीडिया पेज। हाँ, जिसे जलवायु परिवर्तन, धरती के अंदर की हलचल और इंसानी राजनीति मिलकर हर रोज एडिट कर रही हैं। सीमाएं मिट रही हैं, नई लकीरें खिंच रही हैं। तो चलिए इसी लाइव पेज को थोड़ा और जूम इन करते हैं और शुरुआत तुवालू से ही करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जल स्तर बढ़ने से ये द्वीप डूब रहा है और यहाँ की पूरी आबादी एक नई संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर रही है। उन्हें वहां स्थायी निवास मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल सवाल खड़ा होता है। अगर तुवालू की जमीन पानी के नीचे पूरी तरह से गायब हो जाती है तो क्या कागजों पर वो देश जिंदा रहेगा? मतलब उस देश के आसपास का जो समुद्री इलाका है उसका मालिक कौन होगा? ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामने आज तक की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ कहते हैं। अच्छा। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के हिसाब से किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल मील तक के समंदर पर उसका आर्थिक अधिकार होता है। मतलब वहां से मछली पकड़ना या खनिज निकालना। लेकिन नियम तो जमीन से तय होता है, राइट? बिल्कुल से नियम जमीन से तय होता है। अब अगर जमीन ही समंदर में डूब गई तो क्या वो समुद्री सीमा भी खत्म हो जाएगी? तुवालू अब कानूनी लड़ाई लड़ रहा है कि भले ही उनकी जमीन डूब जाए, लेकिन नक्शे पर उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी हमेशा के लिए स्थायी मानी जाए। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ एक द्वीप के डूबने का मामला नहीं है, ये तो इस बात की बहस है कि भविष्य में एक देश की परिभाषा ही क्या होगी। एकदम। और पानी ही राष्ट्र की पहचान को चुनौती नहीं दे रहा, राजनीति भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है। अब दक्षिण प्रशांत में ही न्यू कैलेडोनिया का उदाहरण ले लीजिए। हाँ, जो हाल ही के रिपोर्ट्स में काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। वहां फ्रांस उसे स्वायत्तता या ऑटोनॉमी देने के लिए तो मान गया है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता देने से मना कर दिया है। तो फ्रांस के लिए इस इतने छोटे से द्वीप को पूरी तरह से आजाद करना इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे दो बहुत बड़े रणनीतिक कारण हैं। पहला है निकल का विशाल भंडार। न्यू कैलेडोनिया में दुनिया के निकल रिजर्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज मतलब जिस तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरियां बन रही हैं, तो निकल भविष्य का नया सोना है। बिल्कुल। और फ्रांस उस आर्थिक ताकत को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरा कारण है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य शक्ति का संतुलन। प्रशांत महासागर में जिस तरह से चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो फ्रांस के लिए वहां अपना बेस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो स्वायत्तता देकर उन्होंने रोजमर्रा के फैसले लेने की छूट तो दी। हाँ, लेकिन रक्षा और विदेश नीति अपने पास ही रखी है। गजब है। इसी तरह का एक और भू राजनीतिक समझौता हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह को लेकर भी हुआ है। स्रोतों के अनुसार दशकों तक इसमें अपना कब्जा रखने के बाद ब्रिटेन ने इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सैन्य कहानी है। डिएगो गार्सिया। ये चागोस का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ अमेरिका का एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है। मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक किसी भी ऑपरेशन के लिए ये बेस अमेरिका और ब्रिटेन की सबसे बड़ी ताकत रहा है। तो फिर उन्होंने इसे मॉरिशस को क्यों दे दिया? संप्रभुता तो सौंप दी, लेकिन समझौते में ये शर्त रखी गई है कि मिलिट्री बेस अगले कई दशकों तक वहां बना रहेगा। मतलब नक्शे पर रंग भले ही बदल जाए, असली नियंत्रण तो सैन्य शक्ति से ही होता है। राजनीति ने भले ही अपनी सीमाएं तय कर ली हों, लेकिन जमीन के अंदर की ताकतें तो किसी संधि की परवाह नहीं करती।
अगर हम स्रोतों में रूस के पूर्वी छोर कामचटका प्रायद्वीप को देखें, ओ, कामचटका। हाँ, ये क्षेत्र हाल ही में 8.8 तीव्रता वाले भयानक भूकंप और सुनामी की चेतावनियों के कारण हाई अलर्ट पर था। इतनी बड़ी तीव्रता मतलब जमीन के नीचे कुछ बहुत ही विशाल चल रहा है। क्योंकि कामचटका रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर? हाँ, यह प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों और भूकंपीय फॉल्ट लाइंस की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला है। यहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकरा रही हैं। एक प्लेट दूसरे की नीचे धंस रही है, जिसे सबडक्शन कहते हैं, राइट? बिल्कुल। सदियों तक इन प्लेट्स के टकराने से जो भारी दबाव जमा होता है वो अचानक एक झटके में रिलीज होता है। 8.8 का भूकंप ये कोई आम हलचल नहीं है। इसकी ऊर्जा कई परमाणु बमों के बराबर होती है। बाप रे। यह इस बात का सीधा सबूत है कि दुनिया का नक्शा आज भी भूगर्भिक रूप से बन ही रहा है। तो जमीन और समंदर की इस उथल-पुथल से निकलकर अब जरा अंदरूनी हिस्सों की तरफ चलते हैं। मेरा मतलब है झीलों और नदियों की ओर। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखा मुझे। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तुवालू समंदर में डूब रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया की कुछ सबसे बड़ी झीलें पूरी तरह से गायब हो रही हैं। अरल सागर का उदाहरण लेते हैं। 1960 के दशक तक कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच का ये जल स्रोत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील था। और आज वहां सिर्फ धूल और नमक का मैदान है। वही तो। ये कैसे मुमकिन है? मतलब इतना विशाल सागर अचानक से भाप कैसे बन गया? ये तो किसी खराब जादू के खेल जैसा लगता है, जहां इंसान ने एक पूरे सागर को ही गायब कर दिया। और ये जादू असल में सोवियत संघ की एक बेहद उम्दा विनाशकारी कृषि योजना थी। अरल सागर में पानी दो बड़ी नदियों से आता था, अमू दरिया और सिर दरिया। अच्छा। 60 के दशक में सोवियत इंजीनियरों ने इन नदियों के पानी को विशाल नहरों के जरिए मोड़ दिया। क्यों? ताकि मध्य एशिया के रेगिस्तानों में कपास की खेती की जा सके। ओहो, तो झील में ताज़ा पानी आना ही बंद हो गया। बिल्कुल। और फिर रेगिस्तान की भीषण गर्मी ने अपना काम किया। पानी भाप बनकर उड़ गया और पीछे छोड़ गया कीटनाशकों से भरा एक जहरीला नमक का रेगिस्तान। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये सीधे सीधे इंसान की गलती थी। ये तो बहुत ही डरावना है। लेकिन अगर इंसान एक सागर को खत्म कर सकता है, तो क्या हम किसी मरी हुई नदी को वापस जिंदा कर सकते हैं? क्योंकि स्रोतों में फ्रांस की सीन नदी का जिक्र एक बहुत ही पॉजिटिव उदाहरण के तौर पर है। हाँ, सीन नदी का सफाई अभियान काफी चर्चा में रहा है। भारी प्रदूषण की वजह से वहां दशकों से तैरना मना था, लेकिन ओलंपिक्स के लिए उन्होंने इसे साफ कर दिया। अब ये सिर्फ कचरा हटाने जितना आसान तो नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरिस जैसे पुराने शहरों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भारी बारिश होती है तो सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर सीधा नदी में गिरता है। तो उन्होंने इसे कैसे रोका? इसके लिए बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ। पेरिस के नीचे विशालकाय भूमिगत टैंक बनाए गए। ये टैंक करोड़ों लीटर गंदे पानी को नदी में जाने से पहले ही रोक लेते हैं। फिर उस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। अरे वाह! तो सीन नदी ये साबित करती है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और भारी तकनीकी निवेश हो तो इंसान प्रकृति को हुए नुकसान को रिवर्स भी कर सकता है। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। अच्छा, पानी की बात हो ही रही है तो लेक तुर्काना का जिक्र करना बहुत दिलचस्प होगा। इथियोपिया और केन्या के बीच स्थित ये दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, जिसे लेक रुडोल्फ भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि यहाँ पानी से ज्यादा चर्चा पत्थरों की है। स्रोतों के अनुसार हाल ही में यहाँ से 2 करोड़ वर्ष पुराना एक जीवाश्म यानी फॉसिल मिला है। एक रेगिस्तानी झील के पास इतने पुराने जीवाश्म कैसे बच जाते हैं? क्योंकि रेगिस्तानी झीलें असल में प्रकृति के सबसे बेहतरीन टाइम कैप्सूल होती हैं। टाइम कैप्सूल? वो कैसे? देखिए, लेक तुर्काना के आसपास का इलाका हमेशा से ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरा रहा है। जब भी कोई जानवर या प्राचीन मानव वहां मरता तो ज्वालामुखी की राख और झील की भारी गाद उसे तुरंत ढक लेती थी। अच्छा, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती होगी। बिल्कुल सही पकड़े। ऑक्सीजन नहीं जाने से शरीर गलता नहीं है, उसके अंदर के कार्बनिक तत्व धीरे धीरे खनिजों में बदल जाते हैं और फिर लाखों सालों तक वो सूखा रेगिस्तानी माहौल उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए मानव विकास की सबसे बड़ी खोजें
इन्हीं इलाकों में होती हैं। क्या बात है। झीलों से जुड़ा एक और मजेदार तथ्य स्रोतों में मिला है। उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली महान झीलों मतलब ग्रेट लेक्स को याद रखने का एक आसान तरीका, होम्स का एक्रोनिम। एच से ह्यूरॉन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। ये सिर्फ याद रखने का तरीका नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका के पूरे औद्योगिक विकास की कहानी है। वो कैसे? ये पांचों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और अटलांटिक महासागर तक एक सीधा जलमार्ग बनाती हैं। स्टील, कोयला, अनाज, इन सब को ट्रकों या ट्रेनों के बजाय पानी के जहाज़ों से ले जाना कई गुना सस्ता पड़ता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक ट्रांसपोर्टेशन बेल्ट है। झीलें पानी जमा करती हैं, लेकिन नदियां तो दुनिया भर का चक्कर लगाती हैं। और यहाँ हमारे स्रोतों में कॉन्गो नदी ने मतलब दिमाग चकरा देने वाला रिकॉर्ड कायम किया है। हाँ, कॉन्गो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी। सिर्फ गहरी ही नहीं, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। ऐसा लगता है जैसे नदी ने आधी दूर जाकर सोचा हो, अरे नहीं, रास्ता गलत है, और एक विशाल यू टर्न ले लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये यू टर्न पूरी तरह से वहां की जमीन की बनावट के कारण है। असल में नदी दक्षिण से शुरू होती है और ढलान के कारण उत्तर की ओर बहती है। लेकिन जब वो भूमध्य रेखा पार करती है तो क्या होता है? वहां आगे की जमीन उठी हुई है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम की वजह से। अब पानी पहाड़ों को चीर कर तो जा नहीं सकता, तो वो मुड़ जाता है। बिल्कुल, वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, घुमावदार रास्ता लेता है और फिर ढलान के सहारे वापस दक्षिण की ओर बहने लगता है। और इन्हीं संकरी घाटियों में पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि ये नदी 200 मीटर से भी ज्यादा गहरी हो गई है। अकल्पनीय। एक तरफ कांगो नदी इक्वेटर से खेल रही है और दूसरी तरफ एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी। स्रोतों में एक पॉइंट बहुत दिलचस्प है कि नील या अमेज़न कई देशों से गुजरती हैं, लेकिन यांगजी पूरी तरह से केवल चीन के भीतर ही बहती है। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा भू रणनीतिक फायदा है। जरा सोचिए, जब कोई नदी 2-3 देशों से गुजरती है तो पानी के बंटवारे या बांध बनाने पर हमेशा विवाद होते हैं, जैसे अक्सर हमारे यहाँ या बाकी देशों में होता है। हाँ, लेकिन यांगत्सी के उद्गम से लेकर समुद्र में गिरने तक उसकी हर एक बूंद पर सिर्फ एक देश का नियंत्रण है। इसी वजह से चीन वहां 3 गॉर्जेस डैम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बना सका। इस नदी पर एकाधिकार चीन की ताकत का एक बड़ा रहस्य है। और पानी पर नियंत्रण कैसे ताकत का खेल बनता है, इसका एक और उदाहरण है मध्य पूर्व। ऐतिहासिक यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां। स्रोतों के मुताबिक इराक के पास ये दोनों नदियां मिलकर शत अल अरब नदी बनाती हैं, जो फारस की खाड़ी में गिरती हैं। और शत अल अरब दुनिया के सबसे संवेदनशील जलमार्गों में से एक है। ये ईरान और इराक के बीच की प्राकृतिक सीमा भी है। फारस की खाड़ी तक पहुंचने का रास्ता मतलब तेल का व्यापार। बिल्कुल, इस क्षेत्र से होने वाला भारी तेल व्यापार इसी पर निर्भर है। इस नदी पर नियंत्रण को लेकर ईरान और इराक के बीच लंबा युद्ध भी हुआ है। जहां पानी है वहां अर्थव्यवस्था है, और जहां अर्थव्यवस्था है वहां सीमा विवाद तो होगा ही। एकदम सही बात। अच्छा, बहते हुए पानी से अब जरा ऊंचाई की तरफ देखते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का असली रिमोट कंट्रोल उन ऊंचे पठारों में छिपा है, जिन्हें हम अक्सर बंजर समझ लेते हैं। हाँ, पठार यानी प्लेटोज। अफ्रीका का ड्रेकन्सबर्ग पठार हीरों के लिए जाना जाता है। कॉन्गो का कटंगा पठार तांबे और यूरेनियम से भरा है, और ऑस्ट्रेलिया का किम्बरले पठार सोने चांदी से। इन सपाट पठारों के नीचे ऐसा क्या है? इसका जवाब धरती के इतिहास में है। इन पठारों को असल में क्रेटन कहा जाता है। क्रेटन? हाँ, क्रेटन धरती की पपड़ी के यानी क्रस्ट के सबसे पुराने और स्थिर हिस्से हैं। ये अरबों साल पुराने हैं। लाखों सालों तक हवा और पानी ने इनकी ऊपरी परतों को काट काट कर समतल कर दिया है। अच्छा, तो कटान की वजह से क्या हुआ? इसके कारण जो खनिज और ज्वालामुखी की नदियां धरती के बहुत नीचे छिपी थीं, वे कटान से सतह के एकदम करीब आ गईं। इसीलिए इन जगहों पर खुदाई करके हीरा या यूरेनियम निकालना बहुत आसान हो जाता है। अरे वाह! और जब हम हीरों की बात कर ही रहे हैं, तो पठार के नाम पर ही स्रोतों में एक नियम का जिक्र है, किम्बरले प्रोसेस। ये एक सर्टिफिकेट है जो साबित करता है कि कोई हीरा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या खूनी हीरा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। एक बार हीरा खदान से निकलकर तराश दिया गया तो उस पर कोई मोहर तो होती नहीं कि वो कहाँ से आया है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये बहुत ही सख्त प्रक्रिया है।
देखिए, किम्बरले प्रोसेस तराशे हुए हीरो पर नहीं, कच्चे हीरो पर लागू होता है। ओह, रफ डायमंड्स पर। हाँ, जब कच्चे हीरे निकलते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है तो उन्हें खास तरह के कंटेनरों में सील कर देते हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उनके साथ एक जालसाजी रोधी सर्टिफिकेट होता है। मतलब कोई फेक सर्टिफिकेट नहीं बना सकता। बिल्कुल। और जो देश इस प्रक्रिया का हिस्सा है, वो बिना इस सर्टिफिकेट के किसी भी कच्चे हीरे को अपने देश में घुसने ही नहीं देंगे। इस तरह विद्रोही गुटों के हीरों को बाजार में आने से पहले ही रोक दिया जाता है। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। अच्छा, खजाने की चर्चा में एक तथ्य ऐसा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या? अगर बात सोने की हो तो दिमाग में सबसे पहले अमेरिका के फोर्ट नॉक्स की तस्वीरें आती हैं, जहां सोने की ईंटों का पहाड़ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहते हैं कि दुनिया में सोने का सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार अमेरिका या रूस के पास नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पास है। मतलब अगर किसी को सोने की खदान खोजनी हो तो उसे अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 कैसे हुआ? यहाँ अर्थशास्त्र और भूगोल का फर्क समझना होगा। अमेरिका का जो फोर्ट नॉक्स है, वहां रखा सोना खरीदा गया है, रिफाइन करके ईंटों के रूप में जमा किया गया है। वो एक आर्थिक तिजोरी है। अच्छा। लेकिन जब हम प्राकृतिक भंडार की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो सोना जो अभी भी जमीन के भीतर चट्टानों में है। ऑस्ट्रेलिया की जमीन एक ऐसी तिजोरी है जिसे अभी पूरी तरह से खोदा ही नहीं गया है। क्या बात है। चलिए, सोने की खदानों से निकलकर पहाड़ों की ठंडी हवा की ओर चलते हैं। यूरोप की 2 सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र है, आल्प्स और यूराल पर्वत। ये दोनों यूरोप के लिए अलग-अलग मायनों में जीवन रेखा है। आल्प्स पर्वत यूरोप का वाटर टावर है। वाटर टावर? हाँ, इसकी चोटियों पर जो बर्फ और ग्लेशियर है, वही पिघलकर राइन और डेन्यूब जैसी नदियों को जन्म देते हैं, जो पूरे यूरोप की प्यास बुझाती है। और यूराल पर्वत? यूराल आधिकारिक तौर पर यूरोप और एशिया के बीच की दीवार है, लेकिन ये सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं है। ये लौह अयस्क और कोयले से भरी है, जिसने रूस के भारी औद्योगिकरण को मुमकिन बनाया। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, प्रशांत महासागर में डूबते तुवालू से लेकर अरल सागर के सूखे मैदानों तक और कॉन्गो नदी के अनोखे यूटर्न से लेकर ऑस्ट्रेलिया के अनछुए सोने तक, आज की चर्चा से साफ है कि हमारी धरती लगातार बदल रही है। बिल्कुल। पानी का बहाव, पहाड़ों का बनना, धरती के खनिज, ये सब इंसान की राजनीति को दिशा देते हैं। भूगोल सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं है, ये वो शक्ति है जो दुनिया चलाती है। सही कहा। पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे प्रकृति जमीन को बदल रही है या इंसान अपनी गलतियों से झीलों को सुखा रहा है। लेकिन सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार जो शायद स्रोतों में सीधे तौर पे न हो। क्या भविष्य का भूगोल इंसान खुद बनाएगा? जरा सोचिए दुबई के पाम आइलैंड्स के बारे में या समंदर के बीच चट्टानों पर बन रहे नए मिलिट्री बेस के बारे में। जब इंसान अपनी जरूरत के लिए समंदर में नई जमीन उगाने लगे तो आज से 100 साल बाद जो नया नक्शा छपेगा, क्या वो टेक्टोनिक प्लेट्स की देन होगा या उन इंजीनियरों का कमाल जो समंदर में जमीन भर रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण